17 मार्च 2003 जापानीज मांगा राइटर हिडेओ यामामोटो ने एक स्टोरी लिखना स्टार्ट किया था जहां पे एक बहुत ही सिंपल सी आदमी का लाइफ एक वियर्ड इंसिडेंट के बाद पूरी तरीके से बदल जाता है। कहानी का नाम है होमुनकुलस। कहानी की शुरुआत होती है एक चहल पहल भरे शहर में एक बहुत ही छोटी सी गाड़ी के अंदर से, जहां पे एक आदमी बहुत ही अजीब तरीके से सो रहा होता है, ठीक उसी तरीके से जैसे एक बच्चा अपनी मदर्स वूम में गहरी नींद में रहता है। कहानी आगे बढ़ने में पता चलता है इस आदमी का नाम है नाकोशी सुसुमो, उम्र 34 साल, ना कोई घर ना कोई काम। शेल्टर के नाम पे इस आदमी के पास बस एक गाड़ी ही है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बात है कि ये आदमी अपने गाड़ी के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। एक और बात, ये आदमी ऑलरेडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ये आदमी बस अपनी गाड़ी की डैशबोर्ड पे हाथ रख के अपने इंजन की स्टार्ट होने की साउंड सुन के एंड इस गाड़ी के अंदर के स्मेल से बता सकता है कि इस गाड़ी में एग्जैक्ट कौन सी जगह क्या प्रॉब्लम हुआ है। क्वाइट फैसिनेटिंग राइट। कपड़ों की बात करें तो इस आदमी के पास एक बहुत ही नॉर्मल सा टी शर्ट, एक कोट और एक पैंट है। पिछले 2 हफ्तों से ये आदमी एक भिखारी की ज़िंदगी लीड कर रहा है। इसी शहर के अंदर एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे शहर के बहुत सारे बेगर्स इकट्ठे रहते हैं। नकोशी इनके पास ड्रिंक्स ले जाता है, बदले में वो इनसे दिन का एटलीस्ट 1 मील कवर करता है। इस शहर में अभी तक इसके जान पहचान के बस यही बेगर्स हैं जिनसे ये एटलीस्ट बात कर सकता है। नकोशी हर एक रात अपने गाड़ी के अंदर ही बिताता है। इवन वो अपना पूरा दिन अपने गाड़ी के साथ ही बिताना पसंद करता है। नकोशी डरता है कि असली दुनिया में अगर वो ज़्यादा टाइम रहेगा तो उसके साथ कुछ बुरा भला हो सकता है। ऐसे ही एक रात में नकोशी अपने गाड़ी में बैठा हुआ था अकेला। उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। अचानक उसकी नज़र उसके गाड़ी के फ्यूल मीटर पर पड़ी, जो कि साफ साफ बता रहा था कि गाड़ी में बिल्कुल भी फ्यूल नहीं बची है। नकोशी भूखा पेट रह सकता है बट अपने गाड़ी को चलाए बिना बिल्कुल भी शांति से नहीं रह सकता। वो अपने पॉकेट में हाथ फेरता है तो देखता है ही वॉज आउट ऑफ कैश। उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। उसको समझ आता है कि ऐसे ही अगर चलता रहा तो वो ज़्यादा देर नहीं भाग पाएगा। अभी आई डोंट नो कि वो किससे भाग रहा है, उसका पास्ट क्या है, बट विल फाइंड इट लेटर इन द स्टोरी। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके गाड़ी के शीशे में कोई नॉक करता है। नकोशी मुड़ के देखता है तो शीशे के उस पार एक आदमी खड़ा हुआ होता है। रैदर एक लड़का खड़ा हुआ होता है। ब्लॉन्ड हेयर, बाल पूरी तरीके से ट्रिम किया हुआ है, होठों में लिपस्टिक है, नाक एंड कान दोनों पियर्स्ड है एंड दोनों जगह पे रिंग लगाया हुआ है। शरीर पे ब्लैक लेदर कोट जिसके पीछे एक पर्टिकुलर साइन बना हुआ है। हाथों में उसी साइन का टैटू, इंडेक्स फिंगर पे एक स्कल बना हुआ रिंग एंड अदर बहुत सारे एक्सेसरीज पहने हुए हैं। उसे देखकर नकोशी बोलता है, मैं जानता हूँ तुम मुझे स्टॉक कर रहे थे, क्या चाहिए? वो लड़का बोलता है, तुम्हारे पास घर नहीं है राइट, एंड जॉब भी, तो पैसे भी नहीं होंगे फॉर श्योर। स्ट्रेट पॉइंट में आता हूँ, मेरे पास एक काम है तुम्हारे लिए। 7 लाख येन का डील है, तुम्हें बस एक एक्सपेरिमेंट में पार्ट लेना है। ये बोल के ईतो नकोशी की गाड़ी के ऊपर एक कागज़ चिपकाता है। उस पर एक स्कल की पिक्चर होती है जिसके नीचे स्कल ड्रिलिंग के बारे में लिखा होता है। वो लड़का बोलता है, देखो करना कुछ नहीं है, बस तुम्हारे स्कल में एक छोटा सा होल, दैट्स इट। नकोशी बोलता है, घर जाओ। नहीं रुको रुको, मुझे पता है दिस साउंड सुपर बैड, बट मैं प्रॉमिस करता हूँ दैट इज़ नॉट दैट मच बिग डील। तुम्हारे ब्रेन का कोई भी हिस्सा, किसी भी न्यूरॉन को डैमेज नहीं होगा। इट्स लाइक तुम बस अपना एक दांत निकाल रहे हो। ट्रस्ट मी, इट्स रियली सेफ, यू विल नॉट रिग्रेट इट। मगर ऐसे इलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में तुम्हारे साथ देने से मुझे क्या हासिल होगा? वो लड़का बोलता है, सुनो, इट कैन साउंड अ बिट वियर्ड बट इससे तुम्हारी सिक्स सेंस बहुत हद तक बढ़ जाएगी। मीन्स यू कैन सी घोस्ट्स, तुम टेलीपैथी कर पाओगे। ओके, तो तुम्हें कल्ट से जुड़े हो? नो, मैं बस इस चीज़ को खुद की आंखों से देखना चाहता हूँ। तो तुम ये एक्सपेरिमेंट खुद पे क्यों नहीं करते? एक काम करो, मुझे इसका आधा दे दो, मैं ऊपर से तुम्हारी हेल्प भी कर दूंगा। वो लड़का बोलता है, नहीं ये नहीं हो सकता, बिकॉज इट्स ओनली यू, ये सब पे काम नहीं करेगा। लुक अराउंड, आसपास के सारे लोग नॉर्मल हैं, बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है, एंड लुक एट यू, यू आर परफेक्ट। नकोशी को कन्विंस करने के लिए लाख कोशिश करने के बाद भी ये लड़का असफल रहता है। नकोशी जितनी जल्दी हो सके उस जगह को छोड़ के किसी और जगह पे जाता है एंड उस रात वो अपने गाड़ी पे ही बिताता है। सुबह होते ही नकोशी जाता है उस बेगर वाली स्पॉट पे। बातों बातों में नकोशी उनसे थोड़े पैसे मांगने की कोशिश करता है तो वो लोग बोलते हैं, हम भिखारी है सर, हमारे पास कहाँ से पैसे आएंगे। इसी बीच उन्हीं लोगों में से एक आदमी भागता हुआ आता है
एंड नकोशी को बोलता है कि उसकी गाड़ी को कोई टो करके ले गया है। नकोशी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है क्योंकि यही गाड़ी उसके शेल्टर था एंड इस दुनिया में वो इसी गाड़ी को अपना मानता है। इसी बीच उसे पता लगता है कि उसके गाड़ी को छुड़ाने में उसको मिनिमम 2 से 3 हज़ार येन का खर्चा होगा। नकोशी को अचानक से घुटन सी महसूस होने लगती है। वो अपने गाड़ी के बिना एक मोमेंट भी नहीं स्पेंड कर सकता। अब उसके पास बस एक ही रास्ता खुला होता है। नकोशी पिछले रात वाले बंदे को ढूंढना शुरू कर देता है। फाइनली उसे वो बंदा दिखता है एक पार्क में बैठा हुआ। वो उसके पास जाता है तो वो बंदा नकोशी को एक होटल में ले जाता है बात करने के लिए। वहाँ पे नकोशी को खाना भी खिलाया जाता है। फिर नकोशी उससे पूछता है, ऑपरेशन के लिए कोई मिला? वो लड़का बोलता है, ना, मैं तैयार हूँ ऑपरेशन करने के लिए। और हाँ, एक और बात, मेरी कार को तुम्ही ने टो करवाया था, राइट? वो लड़का बोलता है, सी, क्या बोला था मैंने? यूर परफेक्ट। तो मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंट के बारे में समझा देता हूँ। इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट होने में 10 दिन लगेंगे। पैसे के पूरे हिस्से में से 3 लाख तुम्हें सर्जरी के बाद मिलेगा एंड 4 लाख पूरा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के बाद। एंड गाड़ी की चिंता मत करो, उसका कॉस्ट पूरा मेरे ऊपर। कहानी आगे बढ़ने पे पता चलता है इस बंदे का नाम है ईतो मानाबू, उम्र 22 साल। ये एक मेडिकल स्टूडेंट है एंड इसके पापा एक बड़े से न्यूरोलॉजिकल क्लिनिक में एक ऊंची पोस्ट में काम करते हैं। नकोशी उससे पूछता है कि उसके स्कूल में कैसे ऐसे ड्रेसेस अलाउ करते हैं, तो उसको पता चलता है कि जितने भी टैटूज वगैरह हैं ये सारे के सारे फेक हैं। एंड जब वो स्कूल में घुसता है तो ये सारे के सारे रिंग्स को उतार के जाता है। एंड ईतो बोलता है कि अगर मैं पकड़ा भी गया तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा एंड इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस इंसानों के बारे में जानना है। मैं बहुत सालों से इसके बारे में स्टडी कर रहा हूँ, मेडिसिन, साइकोलॉजी एंड कुछ सुपर नेचुरल चीज़ें भी। आजकल के डॉक्टर्स बस हॉस्पिटल में पड़ी हुई एक शो पीस है, उन्हें जैसा बोलो वो वैसा ही करते हैं। बट मैं ऐसा नहीं हूँ। आई वांट टू नो, आई वांट टू लर्न अबाउट ऑल दिस थिंग्स एंड इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वॉट एवर, यूर होमलेस, तो कल ही तुम्हारा सर्जरी करेंगे। आज रात के लिए रूम बुक्ड है, तुम यहीं पे सो सकते हो। एक बहुत ही लंबे समय के बाद नकोशी को ऐसा कंफर्ट नसीब होता है, वो बहुत ही जल्द नींद की दुनिया में खो जाता है। अगली सुबह नकोशी को लेके ईटो एक बहुत ही क्रीपी से दिखने वाले अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में जाता है एंड ये पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स खाली होती है। ईटो बताता है ये पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स उसके पापा ने ईटो के लिए खरीदा था। इस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के एकदम टॉप फ्लोर में ईटो का लैब है जहाँ पे वो ये सब सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स करता है। नकोशी ईटो के साथ उसके बताए हुए घर में घुसता है। नकोशी का घर थोड़ा सा छोटा बट रेक्टेंगुलर शेप का था, जिसके एक साइड में 2 से 3 बड़े बड़े बुक शेल्फ्स रखे थे जो कि भरे हुए थे बुक्स से। एक छोटा सा राउंड शेप टेबल घर के बिल्कुल बीचों बीच रखा हुआ था। घर में जितनी भी दीवारें थीं उन सारी की सारी दीवारें न्यूरोलॉजिकल पिक्चर्स एंड बायोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग पिक्चर्स से भरी हुई थी। घर के कोने में एक और डेस्क था जहाँ पे एक कंप्यूटर रखा हुआ था। उसके सामने भी बहुत सारे पेपर्स पड़े हुए थे। इसके सिवा भी उसी घर में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, स्कल्स, इवन मल्टीपल ऑर्गन्स भी थे। इस रूम से होते हुए नकोशी और ईतो घुसते हैं उसके सर्जिकल रूम में। ये रूम पूरी तरीके से मुड़ा हुआ था ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से। इस रूम के एक साइड में था एक बेड एंड दूसरे साइड में बहुत सारे क्रीपी पिक्चर्स लगे हुए थे। उसी पिक्चर्स के नीचे ऑपरेशंस या फिर सर्जरी से रिलेटेड बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे। ईतो के डायरेक्शन के मुताबिक नकोशी जल्द से जल्द अपने कपड़े चेंज कर लेता है एंड उसी बेड पे लेट जाता है ऑपरेशन के लिए। ईतो बोलता है, सर्जरी करीब करीब 40 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा, जिससे तुम्हें पेन फील नहीं होगा। वन मोर थिंग, मैं एक ड्रिल मशीन यूज करने वाला हूँ। इट विल मेक साउंड, लाउड नॉइजेस, तो हिलना मत। आफ्टर ऑल हम तुम्हारे कीमती मेम्ब्रेन्स को बर्बाद नहीं करना चाहते, राइट? नकोशी बोलता है, हे, तुम श्योर हो ना अबाउट इट सेफ्टी? ईतो बोलता है, हे, मैंने पहले भी बोला है, ये लोबोटॉमीज एंड ब्रेन सर्जरी जैसा नहीं है, कुछ नहीं होगा। ये सर्जरी बहुत सालों से चलता आ रहा है एंड मॉडर्न टाइम्स में भी हुई है। नेदरलैंड्स में इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन भी है कॉल्ड आईटैग दैट एडवोकेट्स फॉर दिस। तुम्हें सुन के हैरानी हो सकती है बट यस, कोई कोई ये होल खुद भी कर लेता है एंड यूर लकी कि तुम्हें मेरे जैसा एक दोस्त मिला है। गो अहेड। ईतो नकोशी के फोरहेड पे एक सर्कल ड्रॉ करता है एंड बहुत ही क्लीन हाथों से उस मार्क किए हुए जगह पे एक सर्कल कट करता है। वो जैसे ही ड्रिल मशीन को लेकर नकोशी की तरफ बढ़ता है, नकोशी बोलता है, रुक जाओ, देखो अगर ड्रिलिंग के टाइम पे कोई गड़बड़ होता है एंड मैं मर जाता हूँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर मैं पैरालाइज्ड यानी कि इफ आई एंड अप बीइंग अ वेजिटेबल, देन जस्ट किल मी। ऑपरेशन खत्म होता है